मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एस्फाइक्सिया के बारे में। हम जब रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो एस्फाइक्सिया कई बार आता है। ये क्या कंडीशन है? बेसिकली इट रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच हाइपोक्सिया यानी डिक्रीज इन ऑक्सीजन टेंशन एसोसिएटेड विद हाइपरकैप्निया यानी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें ऑक्सीजन की टेंशन जो है वो कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए। और दूसरा, एस्फाइक्सिया प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्लूशन ऑफ एयरवेज। किसी भी वजह से अगर ऑक्लूशन ऑफ एयरवेज किया जाए तो अंदर यानी बॉडी यानी लंग्स में आने वाली ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और एक्यूट हाइपरकैप्निया, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यूजुअली कंटिन्यू चल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एंड हाइपोक्सिया डेवलप्स टुगेदर। तो दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियसली डेवलप होती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्फाइक्सिया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका पहला कारण हो सकता है कोई स्ट्रैंगुलेशन, यानी अगर किसी भी वजह से नेक को दबाया जाए तो कैरोटिड आर्टरी या जुगुलर वेन जो है अगर उसे कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए, तो दम घुटने से ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो रुक जाती है। जो ब्रेन में सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। तो ब्रेन में जब ऑक्सीजन का जो कंटेंट है कम हो जाता है तो उस कंडीशन में सेरेब्रल इश्चीमिया डेवलप हो जाता है। और ये जो कंडीशन अगर कंटिन्यू रखी जाए फ्यू मिनट्स तक तो डेथ हो सकती है। दूसरा कंडीशन होता है ड्रॉनिंग यानी पानी में डूब जाना। एक्यूट ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी वजह से अगर ट्रैकिया का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो किसी फूड पार्टिकल या चोकिंग की वजह से, तो फूड पार्टिकल्स क्या है ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है एयर को, लंग्स में पहुंचने नहीं देता। चौथा कारण हो सकता है पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम। एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस की कंडीशन में पैरालिसिस अगर डायफ्राम का हो जाएगा तो डायफ्राम जो है इंस्पायरेशन के टाइम पे डिसेंड डाउन नहीं होता, ठीक है, यूजुअली डोम शेप होता है और इंस्पायरेशन में ये इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है तो लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अगर ये पैरालिसिस हो जाए तो लंग्स के एक्सपेंशन में कमी आ जाएगी, तो लंग्स एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे तो प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो जितनी आनी चाहिए बॉडी में वो कम आएगी। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की टेंशन तो कम हो जाती है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज़। नाउ क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ एक्यूट एस्फाइक्सिया। तो क्लिनिकल स्टेजेस कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पहला होता है हाइपरनिया, 1 मिनट तक की स्टेज होती है ये। इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन विद प्रोनाउंस्ड एक्सपायरेटरी एफर्ट। मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट जो है वो किया जाता है और इंक्रीज़ हो जाती है रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। देन डिस्निया अकर, साइनोसिस अकर, सडन प्रोमिनेंस ऑफ आई बॉल, आँखें बाहर की तरफ निकल आती हैं। दिस स्टेज इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूटली। तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन इंक्रीज़ हो जाने की वजह से ये जो सडन चेंजेस हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। सेकेंड आती है सेरेब्रल एक्साइटेशन, सेंट्रल एक्साइटेशन। तो सेंट्रल एक्साइटेशन में क्या होता है, क्योंकि ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन इंक्रीज होने से स्टिमुलेट सेंट्रली डायरेक्टली और लैक ऑक्सीजन स्टिमुलेट सेंटर्स रिफ्लेक्सली। तो अगर किसी भी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ये डिक्रीज ऑक्सीजन जो होती है वो तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट करती है, लेकिन जो हायर सेंटर्स होते हैं मेडुला और पॉन्स में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाए तो ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है। ये जो स्टेज होती है तकरीबन 1 मिनट तक की होती है। इसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एक्सपायरेशन बिकम वायलेंट, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है, रिफ्लेक्स जो है एग्जैगरेटेड हो जाते हैं, पीपल्स आर कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, कन्वर्जन्स आ जाते हैं और कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस्ट हो जाती है। तो ये क्लिनिकल स्टेज है एक्यूट एस्फाइक्सिया की, सेंट्रल एक्साइटेशन। तीसरी स्टेज आती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल डिप्रेशन। पहले क्या हुआ, हाइपरनिया हुआ, उसके बाद सेंट्रल एक्साइटेशन हुआ, लेकिन फाइनली सेंट्रल डिप्रेशन हुआ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो कॉज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन्स, कॉज इनिबिशन ऑफ देम। ये जो स्टेज होती है ये 2 से 3 मिनट तक की होती है। हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पीपल डायलेट हो जाते हैं। ध्यान रखिए ये सारे MCQ क्वेश्चन बन रहे हैं
कि यहाँ जो है सेंट्रल एक्साइटेशन में पीपल कंस्ट्रिक्ट हो रहे थे, लेकिन सेंट्रल डिप्रेशन में पीपल डायलेट हो जाते हैं, कन्वर्शंस डिसअपेयर हो जाते हैं, रेस्पायरेशन स्लो एंड बिकम गैस्पिंग हो जाता है, एंड रिफ्लेक्सेस जो है वो अबोलिश्ड हो जाते हैं, जबकि इसमें जो है ध्यान रखिए एक्साग्रेट हो जाते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंसेस है, याद रखिएगा। ड्यूरेशन बिटवीन गैस ग्रेजुअली इंक्रीज एंड फाइनली कॉजेज डेथ। तो अगर एस्फाइक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको क्लिनिकल स्टेजेस आपसे पूछी जाती हैं, तो आप इसी सीक्वेंस में मेंशन करेंगे कि पहले हाइपरनिया होगा, फिर सेंट्रल एक्साइटेशन होगा, फिर सेंट्रल डिप्रेशन होगा एंड फाइनली कॉज डेथ। और यही वजह है जब गला दबाते हैं, नेक को कंप्रेस करते हैं, या ड्राउनिंग होती है, पानी के अंदर डूब जाते हैं, या ट्रैकिया में कोई चीज़ फंस जाती है, या पैरालिसिस हो जाता है डायफ्राम का, तो हाइपोक्सिया हो जाता है एसोसिएटेड विद हाइपरकैप्निया। फाइनली क्या होता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है और सेरेब्रल इश्चीमिया डेवलप हो जाता है। और दिस इज़ मेनली फाइनली, अगर ये टाइमली अबॉलिश नहीं हुआ या ट्रीट नहीं किया गया, इट फाइनली कॉज डेथ। सो आई होप एस्फाइक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इनके आंसर अच्छे से कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। इसी तरीके के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू।